हेलो क्लास 10th, वेलकम इन ए के स्टडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है काफ़ी अच्छी बुक होती है। अगर आप इसको कर पाओ तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया इफ नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब यहाँ पे तीन नंबर दिए गए हैं, तीनों AP में है, यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है उसे A1 बोल देते हैं, दूसरे नंबर को A2 बोल देते हैं और तीसरे नंबर को A3 बोल देते हैं। ठीक है भाई। तो जो अपना पहला नंबर है वो क्या है n-2, यानी कि जो AP की फर्स्ट टर्म हो गई वो हो गई n-2। इसी तरह से जो सेकंड टर्म होगी वो हो जाएगी 4n-1, ठीक। और जो थर्ड टर्म होगी वो हो जाएगी 5n+2। तो यहाँ पे आप लिख दो 5n+2। ठीक है, ये AP की तीन टर्म्स हो गई, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगेगा कि अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ तो यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब यहाँ से भी मुझे कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल रही है। एक ही AP है तो d तो बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस तो बराबर होगा। फिर से समझा देता हूँ, ये देखो A2-A1 यानी कॉमन डिफरेंस मिला, A3-A2 यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस मिला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है 4n-1, तो इसकी जगह लिख दिया 4n-1 और उसके बाद माइनस में A1 है, तो यानी कि यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो माइनस में A1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा इनका निशान बदल देगा। इज इक्वल टू A3-A2। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 5n+2, माइनस में यहाँ पे हम लिखेंगे A2। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है 4n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n-1। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ हो गया 4n-1, माइनस अंदर गया तो -n-+2 इज इक्वल टू यहाँ पे 5n+2, माइनस अंदर जाएगा तो -4n-1। ठीक है, यहाँ पे देखो n वाली चीज़ है, 4n-n कितना हो गया 3n, तो यहाँ पे लिख दो 3n। और यहाँ पर क्या है +2-1 कितना बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n-4n कितना हो जाएगा n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक है, ये n इस तरफ माइनस में जाएगा, 3n माइनस में n कितने n बचेंगे 2n। ये 1 इधर अब माइनस में जाएगा, कितना होगा 3 - 1 यानी कि 2, तो 2n बराबर 2 तो n बराबर 1 आ जाएगा, 2/2 यानी 1। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता लग गई 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तीन टर्म्स का सम दिया होता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29 फाइंड द AP। मतलब यहाँ पे AP के तीन टर्म्स का सम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म A1 होगा, दूसरा टर्म A2 होगा, तीसरा टर्म A3 होगा। इन तीनों का सम दिया गया है। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी 3 टर्म्स का आपको सम दिया जाए, ठीक है, तब आपको वो तीन टर्म्स किस तरह से एज्यूम करनी है, बीच वाली को A मानो, इससे पहली वाली A-D मानो, इसके बाद वाली A+D मानो। ये आप याद रखना, जब भी आपको 3 टर्म्स का सम दिया जाए और फिर उनका प्रोडक्ट भी दे दिया जाए तो आप उनको इस तरह से ही एज्यूम करना। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इन तीन टर्म्स का सम निकालोगे ना तो -D से +D कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तीनों टर्म्स का सम, यानी कि पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इन तीनों का सम हमें दिया गया है 33। आप चाहो तो यहाँ फिर से देख सकते हो, जो सम है वो है 33। अब हमें पता है कि जो पहली टर्म अपनी वो है A-D।
ठीक है, तो ये a माइनस डी लिख दो। जो दूसरी टर्म है वो अपने पास सीधा सीधा क्या है, दूसरी टर्म अपने पास सीधा सीधा है स्मॉल a, तो इसकी जगह स्मॉल a लिख दो। जो तीसरी टर्म है यानी a3 वो अपने पास क्या है, a प्लस डी, तो यहाँ पे a प्लस डी लिख दो। बराबर में कितना आ जाएगा, 33। मैंने क्या बोला, इससे फ़ायदा ये है कि ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा a कितने a हो गए, 3 a बचता है जब हम इस तरह से ज्यूम करते हैं। तो 3 a बराबर कितना, 33। 3 a बराबर 33, तो मतलब a बराबर 11 आ गया। ठीक है, तो अपने पास a आ गया 11। आपको याद रखना है जो ये a है ये अपनी सेकेंड टर्म की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का वो एक्सीड करेगा सेकेंड टर्म से बाई 29। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है अपनी, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब a1 और जो थर्ड टर्म है वो a3 है, इनका प्रोडक्ट जो होगा ये सेकेंड टर्म यानी कि a2 से 29 एक्सीड करेगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझ लो, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है a1 और a3 की। a1 की वैल्यू a माइनस डी और a3 की वैल्यू a प्लस डी। ठीक, तो यहाँ से हो गया a1 की वैल्यू a माइनस डी, a3 की वैल्यू हो गई a प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर है a2 प्लस 29, a2 की वैल्यू है a, तो यहाँ से हो गई a प्लस 29। ठीक, तो यहाँ से a माइनस डी a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में क्या है 29। a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू अपने को यहाँ पे पता है 11 है, तो यहाँ से 11 का स्क्वायर हो गया, a की जगह 11 पुट किया, माइनस में डी स्क्वायर, a की जगह 11 प्लस में 29, 11 प्लस 29 हो गया 40, 11 का स्क्वायर हो गया 121, माइनस में हो गया डी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डी स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, 40 को उधर ले जाओ माइनस में, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा ये 81। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 81 है, मतलब जो डी है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 9। ठीक है, तो डी अपने पास -9 भी है और +9 भी है, मतलब दो केस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, हमें AP निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा केस वन जिसमें D होगा +9, A क्या है 11 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस टू जिसमें D अपना -9 होगा, A तो खैर 11 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या क्या आएगा देखो, AP का फर्स्ट टर्म क्या था, A माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कितना था, A माइनस डी था। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 11, D की वैल्यू है 9, तो कितना हो गया, ये हो गया 2। फर्स्ट टर्म ये आ गया, सेकंड टर्म तो सीधा सीधा A ही था। ठीक है, तो मतलब ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, जो A की वैल्यू यानी 11। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, इसमें D और जोड़ दो भाई, सेकंड टर्म में अपने पास 11, इसमें D और जोड़ दो, D कितना है अपने पास 9 है। ठीक है, तो इसमें 9 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो पहली AP बन रही है, ठीक है, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 20 डैश 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 लगा दो, ये होगी पहली AP। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा देखो, केस 2 में क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपना होगा A माइनस डी, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 11, माइनस में D की वैल्यू है -9, तो हो जाएगा 11 माइनस माइनस +9 यानी कि 20। फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म तो अपने को पता है सीधा सीधा A है, यानी कि वो 11 है। थर्ड टर्म अपने को पता है क्या है, A प्लस डी है, A की वैल्यू 11 है, D की वैल्यू -9 है, तो 11 माइनस 9 यानी 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से जो AP बनेगी, ठीक है, सेकंड केस वाली, उसमें फर्स्ट टर्म आई है 20, सेकंड टर्म आई है 11 और थर्ड टर्म आई है 2। ठीक है, डैश डैश, तो ये हो गई अपनी AP। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया फाइंड A B एंड C सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। मतलब जो ये नंबर्स हैं ये AP में है, हमें A B C की वैल्यू बतानी है। नंबर क्या क्या है देखो, A है, उसके बाद 7 है, उसके बाद B है,
उसके बाद 23 है और सबसे लास्ट में है सी। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता हैं कि भाई जो सेकंड टर्म है, ठीक है ना, देखो ये फर्स्ट टर्म होगी तो ये सेकंड टर्म होगी। हमें ये पता है जो सेकंड टर्म है वो 7 है, मतलब हमें A2 पता है। सेकंड टर्म का मतलब क्या है A2, ये कितना है 7। इसके अलावा ये जो है ये फोर्थ टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गई फोर्थ। तो यहाँ से हमें फोर्थ टर्म पता है, फोर्थ टर्म है 23। बस भाई दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो A2 को आप लिख सकते हो A प्लस में D बराबर है 7। A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D, ये बराबर है 23। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। जो A4 होता है वो क्या होता है A प्लस में 3D, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जब चैप्टर पढ़ाया तो। ठीक है, जितना यहाँ पे नंबर होता है उससे एक कम D आता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम होगा 3, तो 3D आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस कर दो। ठीक, तो यहाँ पर है ये A प्लस में 3D बराबर में 23 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड A प्लस में 7 A प्लस में D इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन 1। इन दोनों को माइनस करना है, मतलब निशान बदल दो नीचे का। तो इससे ये गया 3D माइनस 1D, कितने D हो गए 2D। 23 माइनस 7 कितना 16, तो D की वैल्यू आ गई 8। अब D की वैल्यू पता लग गई, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो A पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन 1 को उतारूँ यहाँ पे, A प्लस में D बराबर कितना है 7, तो यहाँ से A प्लस में D की वैल्यू 8 पुट करी मैंने, क्योंकि मुझे D की वैल्यू 8 पता है यहाँ से। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई -1। A पता लग गया, D पता लग गया, कोई सी भी टर्म पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब हमें पता लगाना क्या क्या था, A B और C। ठीक है, तीन चीज़ें पता लगानी थी। ठीक है, A B और C। तो अपने को A तो पता लग चुका है, तो A तो हम पता नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पता लगा लिया है। B पता लगाना है और C पता लगाना है। ठीक है, B आप कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको अलग कलर से लिखते हैं, B इज इक्वल टू। ठीक है, B आप कैसे पता लगा सकते हो, B है तीसरी टर्म, पहली दूसरी और ये तीसरी टर्म, तो B को आप लिख सकते हो A प्लस 2D, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर जो 7 है इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको अगली टर्म यानी कि B मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो B है वो 7 से कॉमन डिफरेंस जो भी है उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे थर्ड टर्म मिलेगी। तो यहाँ से कितना आ गया 7 प्लस D की वैल्यू क्या है 8, तो कितना आ जाएगा 15, तो B की वैल्यू आ गई 15। इसी तरह से अपने को C पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, 23 जो इसके पहले वाली टर्म है इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो अगली टर्म यानी C पता लग जाएगी। तो ये हो गया 23 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 23 प्लस कॉमन डिफरेंस है 8, तो कितना हो गया 31। तो C भी पता लग गया। तो यहाँ से A पता है, यहाँ से B पता है, यहाँ से C पता है, तीनों चीज़ें पता लग गई। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक AP है जिसमें SN इतना है और AK इतना है, तो K की वैल्यू बताओ। तो देखो कैसे करेंगे हम, अपने को पता है SN कितना है 3n स्क्वायर प्लस में 5n। तो मतलब अगर ये SN मुझे n की फॉर्म में दिया गया है तो इसका कहने का यही तो मतलब है कि अगर मैं n की जगह पे कोई चीज़ रखूँगा तो मुझे उस टर्म तक का सम मिल जाएगा। मतलब अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो मुझे S1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3, n की जगह 1 रिप्लेस कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 हुआ, 5 1 जब 5 हुआ, ये हो गया 8, S1 8 हो गया। अब इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, देखो S1 को ही A1 बोलते हैं, याद रखना आप। ठीक है, A1 को ही S1 क्यों बोल रहे हैं, डेफिनेशन ही यही है कि SN का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब पहली n टर्म्स को जोड़ोगे तो जो सम मिलेगा उसे SN बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे S1 लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि आपने पहली टर्म ही ले ली, कुछ उसमें जोड़ा ही नहीं। अगर आप S2 लेते तो मतलब आपने पहली दो टर्म्स को जोड़ा था। अगर आप S3 लेते तो इसका मतलब आपने पहली 3 टर्म्स को जोड़ा था। यही तो मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ S1 ले रहा हूँ, मतलब सिर्फ पहली टर्म ही तो है वो। तो ये बात आप याद रखना कि S1 का मतलब ही होता है A1।
लेकिन S2 का मतलब A2 मत समझना, S2 जो होगा वो A1 प्लस A2 होगा। चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर S2 निकाल लूँगा। मतलब क्या, n की जगह मैंने 2 रख दिया, तो जहाँ जहाँ n है यहाँ 2 रखो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 n का स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस में 5 n की जगह 2। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3n का स्क्वायर था, 3n की जगह 2 का स्क्वायर प्लस में 5n था, तो प्लस में 5n की जगह 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 5 2 जा 10। S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। कैसे किया मैंने ये, S2 की जगह सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2 लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मुझे A1 पता है 8, तो मैं यहाँ पर A1 की जगह 8 लिख दूंगा प्लस में A2 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 यानी 22। A2 बराबर हो जाएगा 22 माइनस 8 यानी 14। अब मुझे A2 यहाँ से पता लग गया, D निकाल सकता हूँ आसानी से। ठीक है, D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना आया 14, A1 कितना आया 8, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 14 माइनस 8 यानी कि 6, तो D पता लग गया। ठीक, अब देखो हमें K की वैल्यू निकालनी थी और AK जो है वो 164 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमें पता है AK 164। अब देखो जैसे अगर AN होता तो इसकी जगह हम लिख सकते थे A प्लस में N माइनस 1D, तो बस यहाँ पे N की जगह अगर K होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K माइनस 1D। ठीक है, तो यहाँ पर जो AK है, ठीक है, तो यहाँ पर जो AK है उसकी जगह क्या हो जाएगा A प्लस में K माइनस 1D बराबर 164। तो यहाँ से A की वैल्यू तो अपने को पता है ना कितनी है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस K माइनस 1D, सॉरी D भी पता है अपने को, तो D की जगह वैल्यू लिख दो भाई। ठीक है ना, D की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हो D की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 164। ठीक है, 6 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ पर है ये 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा K माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 8 जाएगा माइनस में। ठीक है, 8 माइनस में क्या कितना बचेगा 156, तो यहाँ से K माइनस 1 इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12, 6 जा 36, तो K माइनस 1 26, तो K की वैल्यू 27। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, K की वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो जो क्वेश्चन इसमें बोला गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। मतलब एक एपी है जिसमें टोटल 11 टर्म्स हैं और जो इसकी मिडिल मोस्ट टर्म है वो 30 है। हमें बताना है कि 11 टर्म्स का सम कितना होगा, तो यानी कि टोटल टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू है 11। ठीक है, और दूसरी बात हमें पता है मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म जो है वो है 30। तो भाई देखो अगर n ओड होता है तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी, जो भी n है उसमें से एक ज़्यादा करो डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है ना, ये वाली टर्म जो होगी वही तो मिडिल टर्म होगी जो कि दिया गया 30। कहने का क्या मतलब है, देखो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 6 टर्म होगी, 6 टर्म कितनी है 30। ये तो आपने सीखा था कि n अगर ओड होता है तो सबसे बीच में वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ज़्यादा डिवाइड बाई 2। आप इसको ऐसे भी समझ लो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, कि यहाँ पर टोटल टर्म है 11, तो 11 टर्म्स में से देखो 1 2 3 4 5 टर्म इधर निकल गई और 1 2 3 4 5 इधर निकल गई, बीच में एक आ गई, टोटल ये 5 5 ये 10 और एक ये 11। ठीक है, तो 11 टर्म है, सबसे बीच में कौन सी आएगी, 5 इधर से हटा दो 5 इधर से हटा दो, बीच वाली होगी, तो ये कौन सी है 6 टर्म है। ठीक है ना, 5 के बाद ये छठी टर्म जो होगी और मिडिल मोस्ट टर्म होगी। यहाँ तो आप छोटा सा नंबर है तो काउंट भी कर सकते हो। बाकी सही तरीका ये है कि n अगर ओड होता है तो मिडिल टर्म जो होती है वो उससे एक ज़्यादा करो, यानी n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, जब आपने स्टैटिक्स पढ़ी थी क्लास 9th में तो वहाँ पे आप जब मीडियन निकालते थे तो मिडिल टर्म निकालनी पड़ती थी। ठीक है, तो जब n ओड होता था तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म होता था मिडियन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है।
ठीक है, तो मतलब जो 6th टर्म है वही मिडिल टर्म हो जाएगी जो कि है 30, और 6th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। ठीक है ना, ये 6th टर्म है। ठीक है, तो a प्लस 5d हो गई 30। यहाँ पे आप लिख लेना लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, वो सब मैं नहीं लिख रहा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब देखो कि अपने पास है 11 टर्म का सम निकालना। ठीक है, तो देखो भाई अपने को निकालना है एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। n की जगह 11 है, यानी 11 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 11 टर्म का, तो n की जगह 11, 2 इंटू में a प्लस में n-1, n है 11, 11 माइनस 1 यानी 10d। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 11/2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा अंदर से, तो अगर आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2a था तो a बचेगा, और यहाँ पे 10d था तो 2 कॉमन लेंगे तो 5d बचेगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया 11, अंदर क्या रहा a प्लस में 5d। अपने को पता है a प्लस 5d की वैल्यू है 30। देखो जरा a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर जो a प्लस 5d है इसकी जगह लिख दिया 30, तो 11 3 जा 33 1 0, ये आ गया S 11। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।